हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा हमारे इस नए लेक्चर में डीप लर्निंग सीरीज़ के, जिसमें हम समझेंगे रेगुलराइजेशन इन डीप लर्निंग को। तो जैसा कि आप जानते हैं और जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में समझा कि हमारा डीप लर्निंग मॉडल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। अब इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उन फाइनल रिजल्ट्स में हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग में आती थी, जो कि प्रॉब्लम थी हमारी ओवरफिटिंग की। कि हमारा ओवरफिटिंग क्या होता है कि जब हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट के ऊपर हमारा मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म करे, बट एक्चुअल डेटा सेट के ऊपर वो मॉडल के रिजल्ट्स काफ़ी कम हों कंपेयर टू योर ट्रेनिंग डेटा सेट। तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि हमारा जो मॉडल है उसने कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स ज़्यादा जान ली है मॉडल के बारे में, हमारे डेटा के बारे में, जो कि उसको ओवर फिट करवा रहा है। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लर्न कर रहा है रादर दैन अ जनरलाइज्ड मॉडल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे को एक जनरलाइज्ड मॉडल चाहिए होता है, ना कि इतना ज़्यादा ओवर फिटेड मॉडल, क्योंकि ओवर फिटेड मॉडल में ट्रेन की एक्यूरेसी तो ज़्यादा आ जाएगी, बट जो रियल डेटा के ऊपर हमारी एक्यूरेसीज काफ़ी कम होंगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे हम लोगों ने मशीन लर्निंग में समझा था, हमारे पास डीप लर्निंग में भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम जानेंगे और जिनको हम जानते हैं रेगुलराइजेशन के नाम से। तो आज हम समझेंगे रेगुलराइजेशन को, कि हम कैसे किन किन वेज से अपने डीप लर्निंग मॉडल्स को रेगुलराइज करते हैं और ओवरफिटिंग के इशू को, जो कि एक बहुत प्रेवलेंट इशू है हमारा डीप लर्निंग में, उसको हम रिजॉल्व करते हैं। राइट। तो लेट्स जंप इनटू द लेक्चर और जानते हैं ओवरफिटिंग को सॉल्व करने के डिफरेंट वेज ऑफ। फर्स्टली, जैसा कि हम जान चुके हैं कि जो ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम है, ओवरफिटिंग की जो प्रॉब्लम है, हमारे पास लेट्स से दो डेटा सेट्स हैं। और सेम डेटा हमारे पास यहाँ पे भी है लेट्स से। तो अब अगर मेरे पास ये सेम डेटा यहाँ पे भी है और मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं, लेट्स से मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं। पहला सॉल्यूशन है कुछ इस तरीके का, और दूसरा सॉल्यूशन है कुछ इस तरीके का। तो हमारा इसमें से कौन सा मॉडल बेटर होता है? अगर मैं इसमें कुछ और ये ऐड कर दूं, अगर मैं इसको चलो हटा भी देता हूं आपको, एक सेकेंड, हाँ, और ये यहाँ पे भी मैं ऐड कर दूं, ठीक है। तो मेरा कौन सा सोल्यूशन इसमें हमको बेटर लगता है? दिस वन, राइट, क्योंकि ये हमारा एक जनरलाइज सोल्यूशन है जो कि हमारा टेस्ट डेटा पे भी बेटर रिजल्ट्स देगा, जैसा कि हमको दिख सकता है, क्योंकि इसने स्पेसिफिक पैटर्न्स को जाके लर्न नहीं करा है। एंड ये हमारी एक प्रॉब्लम हो जाती है जब हम अपने न्यूरल नेटवर्क को ओवर ट्रेन करते हैं। तो सपोज मैंने एक न्यूरल नेटवर्क बनाया जिसमें मेरे पास मल्टीपल हिडन लेयर्स, मल्टीपल हंड्रेड्स न्यूरॉन्स थे, एंड उसके ऊपर मैंने उसको ज़्यादा ईपॉक्स के लिए चला दिया। मैंने सब ऐसी चीज़ें करी कि मेरे पास मेरा जो डेटा है उसको मैंने ओवर ट्रेन कर दिया अपने मॉडल को, एंड मेरे पास ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो है वो आई मेरे पास लेट्स से 95%। लेकिन जब मैंने टेस्ट पे चलाया मेरे पास 80% एक्यूरेसी आ रही है। तो ये मेरा क्लियर केस ऑफ ओवरफिटिंग हो जाता है, क्योंकि अनसीन डेटा सेट पे भी मेरी एक्यूरेसी ट्रेनिंग के पास होनी चाहिए। तो अब इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए हमने सोचा कि रेगुलराइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स करे जा सकते हैं। अब मेनली आज हम बात करेंगे रेगुलराइजेशन में तीन कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे L1 रेगुलराइजेशन,
या फिर लासो। सेकंड हम बात करेंगे L2 रेगुलराइजेशन, यानी कि रिज। एंड थर्ड हम बात करेंगे हमारी L1 एंड L2 रेगुलराइजेशन, जिसको हम जानते हैं इलास्टिक नेट के नाम से। एंड फोर्थ, ये रेगुलराइजेशन के अलावा हमारे पास कुछ और टेक्निक्स होती हैं जिनको हम बहुत ब्रीफ में समझेंगे, जो कि हैं हमारे पास हमारी ड्रॉप आउट लेयर्स, जो कि अगेन ओवरफिटिंग को सॉल्व करती हैं, ड्रॉप आउट। एंड दैट्स इट। हम इन चीज़ों को आज समझने वाले हैं डिटेल में। हम जानेंगे कि ये क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, एंड इसके पीछे के कंसेप्ट कैसे होते हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट विद योर L1 रेगुलराइजेशन और समझते हैं कि लासो रिग्रेशन क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं एंड कैसे किया जाता है। सबसे पहले वापस से हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क है, और कुछ कनेक्शंस हैं उसके, और ये है हमारे पास कोई आउटपुट। अब यहाँ पे मेरे पास x1 x2 x3 है, लेट्स से x1 x2 x3 है। ये मेरे पास मेरे हिडन लेयर है, ये मेरा आउटपुट लेयर है, राइट। मेरे पास हिडन लेयर है, ये मेरे पास आउटपुट लेयर है, और ये मेरे पास आ गया मेरा y हैट। अब अगर मैं एक रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ लेट्स से, तो मैं मीन स्क्वेयर एरर ले सकता हूँ। मेरे पास y एक्चुअल भी है, तो मेरे पास एक मेरा कॉस्ट फंक्शन होगा गाइस। हम पहले ही जान चुके हैं बैक प्रोपगेशन के बारे में, जिसके थ्रू वेट्स अपडेट होंगे, राइट। तो कॉस्ट फंक्शन होगा मेरे पास, जो कि बहुत सिंपली हम समझ सकते हैं क्या होगा। अगर मैं मीन स्क्वेयर एरर का ले लेता हूँ एग्जाम्पल, तो मेरे पास आ जाएगा 1/n समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेके n तक, एंड yi माइनस yi कैप का स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया मेरा कॉस्ट फंक्शन। अब ये मेरे पास मेरा कॉस्ट फंक्शन हो गया, जिसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं, राइट। एंड मिनिमाइज हम लोग कैसे करते हैं, लेट्स से ये मेरा L है। अब L मतलब लॉस फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन के नाम से हम इसको बोल रहे हैं अभी, राइट। अब अगर हमको इसको मिनिमाइज करना है और हम ग्रेडियंट डिसेंट करेंगे जब, तो मैं क्या यूज़ करूँगा गाइस। अगर मेरे को अपना वेट अपडेट करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, W, लेट से मैं ये वाला वेट अपडेट करना है मुझको, और ये है मेरे पास W1। तो मैं क्या करूँगा, ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करूँगा। W1 न्यू आएगा मेरे पास थ्रू व्हाट, W1 माइनस ईटा इंटू डेल्टा L बाई डेल्टा W1, राइट। इस तरीके से आएगा। अब ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर भी। सिर्फ लासो में हम इतना डिफरेंस करते हैं कि लासो रिग्रेशन में, ताकि हमारे पास हमारी ओवरफिटिंग जो है, हमारा जो ये लाइन बना है इतना ओवरफिट होके, इसको हम जनरलाइज करें। और वो जनरलाइज कैसे करेंगे कि जो कि हमारे पास ये वेट्स होंगे, ये जो वेट्स होंगे जिनके अभी वेट्स हैं कुछ, उनको हम पेनलाइज, उसको हम लोग इस अपने लॉस फंक्शन में पेनल्टी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक हम पेनल्टी ऐड करेंगे जो कि फॉर्म करेगी इनके वेट्स की, इस न्यूरल नेटवर्क के। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक पेनल्टी टर्म ऐड करेंगे WI's की, और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, राइट। तो हमारे पास ये एक टर्म होगी जिसमें हम वेट्स का समेशन लेंगे, वेट्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये वेट्स भी होंगे हमारे सारे के सारे ऐड। तो लेट्स से यहाँ पे भी हमारे पास समेशन वैल्यू आएगी, ओके। तो यहाँ पे भी हमारे पास समेशन वैल्यू आएगी और ये वेट्स का ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, एंड सो ऑन करके हमारे पास आएगा, राइट। मेरे पास लासो रेगुलराइजेशन के लिए मेरा कॉस्ट फंक्शन ये बन जाएगा।
तो ये लासो रेगुलराइजेशन के लिए मेरे पास कॉस्ट फंक्शन बन जाएगा, राइट। अब इससे होगा क्या गाइस, लासो को हम लोग श्रिंकेज के लिए जानते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है, हमारे पास ये हमारे को फीचर सिलेक्शन में भी हेल्प करता है। फीचर सिलेक्शन में भी हमको हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करता है आइए जानते हैं। हमारे पास जो लासो जब हम लोग अपना अप्लाई करते हैं अपने डीप लर्निंग मॉडल पे, तो हमारे जो डिफरेंट वेट्स होते हैं वो देखता है कि कौन से वेट्स को अगर वो हमारे आउटपुट के साथ हाईली कोरिलेटेड नहीं है, अगर उनकी वैल्यूज़ कम है, तो फिर वो उसको ज़ीरो कर देता है। तो लासो जो है इट इज़ वाइडली नोन, आपके इंटरव्यूज़ के लिए भी, इट इज़ वाइडली नोन टू रिड्यूस ओवरफिटिंग एंड सॉल्व फॉर इम्पॉर्टेंट फीचर्स। बेसिकली वो फीचर सिलेक्शन में भी आपकी हेल्प कर देता है, आपको नॉन इम्पॉर्टेंट फीचर्स को ज़ीरो कर देता है। अब ये होता कैसे और ये लैम्डा चीज़ क्या है? ये लैम्डा जो है ये आपका हाइपर पैरामीटर है गाइस, और ये हाइपर पैरामीटर जो है इसको जैसे जैसे आप इंक्रीज करते रहेंगे आपकी पेनल्टी, आप बेसिकली इसको ओवर फिटिंग से लेके अंडर फिटिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। कैसे आइए समझते हैं। तो जब मेरे पास मेरा कॉस्ट फंक्शन है फाइनली सिर्फ एल, जैसा कि हम लोग मीन स्क्वेयर एरर देखते हैं, और इससे अगर मेरे पास मेरा ओवर फिटेड मॉडल आ रहा है, अब मैं क्या करता हूं, मैं अपने कॉस्ट फंक्शन में अगर मैं लासो लगाता हूं और मैं अपना कॉस्ट फंक्शन जो है वो फाइनल बना लेता हूं एल प्लस लैम्डा, ठीक है। अब ये मेरे पास ये मैं पेनल्टी टर्म ऐड कर दी। अब जैसे जैसे ये जो लैम्डा की टर्म है, ये जैसे जैसे जो लैम्डा की टर्म है ये मैं इंक्रीज करता रहूँगा, तो मेरा ओवर फिटेड मॉडल अगर मेरा बीच में आया, कहीं सही पॉइंट पे आया, तो मेरा ओवर फिटिंग कम हो जाएगी, तो मेरी ओवर फिटिंग विल बी रिड्यूस्ड और ये मेरे पास एक गुड फिट आ जाएगा, ओके। विच मीन्स कि ट्रेनिंग और टेस्ट के लिए मेरे पास सिमिलर एक्यूरेसी आ जाएगी। लेकिन अगर मैं ये अपना लैम्डा बढ़ाता गया तो फिर मेरे पास एक ऐसा मॉडल आ जाएगा जो कि कुछ लर्न ही नहीं कर पाया, अंडर फिटेड मॉडल आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे को बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे तरीके से चूज़ करनी पड़ती है। इट इज़ नॉट लाइक कि आप इसको बहुत ज़्यादा चूज़ कर दो तो आपका बेटर मॉडल हो जाएगा। देयर शुड बी अ बैलेंस कि आपने क्या वैल्यू चूज़ करी। तो दिस इज़ योर लासो। अब लासो में जैसे हम बात कर चुके हैं कि ये कुछ फीचर्स को, जैसे आपके W1x1 प्लस W2x2 प्लस W3x3 है अभी, एंड अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो W1 है इसकी बिल्कुल कोरिलेशन नहीं है आउटपुट से, बिल्कुल कम इम्पॉर्टेंस आ रही है हमारे आउटपुट में इसकी। तो हमारा जो लासो है, अगर आप जैसे जैसे आप लैम्डा बढ़ाते रहेंगे इसका, लेट से आपने लैम्डा करार पहले 1 रखा, तो आपकी W1 की वैल्यू भी रहेगी, W2 की भी रहेगी, W3 की भी रहेगी। अब लेट से आपने क्या किया, आपने लैम्डा को चेंज करके 20 कर दिया, तो W1 हो सकता है 0 हो जाए, W2 फिर भी रह रहा है और W3 फिर भी रह रहा है। सिमिलरली अगर आपने अब लैम्डा 50 कर दिया और बहुत ज़्यादा कर दिया, W2 भी थोड़ा कम कोरिलेटेड है, तो हो सकता है कि आपका W1 तो 0 हो ही गया है, अब W2 भी 0 हो जाए एंड W3 ही रह जाए। तो इस तरीके से हम जैसे जैसे हमारे लैम्डा को बढ़ाते रहेंगे, हमारा मॉडल कुछ नॉन इम्पॉर्टेंट फीचर्स को हटाता रहेगा, उनकी कोएफिशिएंट्स को ज़ीरो करता रहेगा, तो इनके ये कोएफिशिएंट्स ज़ीरो होते रहेंगे एंड हमारा जो फाइनल मॉडल है वो अंडर फिटिंग की तरफ जाएगा। तो ये हो गया आपका लासो के बारे में। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या बात करी हमने कि हमारे पास हम यहाँ पे वेट्स का एब्सोल्यूट ऐड करते हैं फॉर ऑल द वेट्स, एंड
हमारे पास ये रिग्रेशन जो है वो फीचर सिलेक्शन में हमारे को हेल्प करता है। अब जैसे जैसे आप अगर अब इसका वो देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, और अगर आपका ये ग्रेडियंट डिसेंट है तो जैसे अगर आपका ये नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंट ऐसा बन रहा है कुछ, तो ये आपका जैसे जैसे लैम्डा 0 के लिए है, जैसे जैसे आप लैम्डा बढ़ाएंगे तो आपके जो एक्चुअल वेट है वो इस तरफ शिफ्ट होता रहेगा। एंड ये कुछ वैल्यूज़ के लिए जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा वो 0 भी हो जाएगा। अब ये अगर सपोज करिए 0 वैल्यू है तो ये इस तरीके से चला करेगा। लेट्स से ये आपका लैम्डा 5 है, ये आपका लैम्डा 10 है, ये आपका लैम्डा 20 है। तो ये वाला वेट लैम्डा 20 पे बेसिकली हम कह रहे हैं 0 हो गया। अब ये -2 ले लेते हैं इसको, एक तरह से इसको एक बार वापस देख लेते हैं, तो इस पे ही हम लोग रिज के बारे में भी थोड़ा देख लेंगे। ओके, तो व्हाट वी मीन टू से विद दिस इज कि अगर आपके पास ये है, आपने इसको इस तरीके से बनाया, और हम लोग अब क्या करेंगे कि जैसे लेट्स सपोज कि ये जो है मेरे पास लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू है। अब जैसे जैसे आप सपोज करिए कि ये आपकी 0 टर्म है, ठीक है, ये आपका 0 है, ये आपका -1 है, एंड ये आपका 1 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब जैसे जैसे आप लैम्डा इज इक्वल टू 0 से लैम्डा इज इक्वल टू 5 पे गए तो कुछ ऐसा आया, लैम्डा इज इक्वल टू 10 पे गए तो कुछ ऐसा आया, एंड लैम्डा इज इक्वल टू 15 पे गए तो ऐसा आया। तो आप देखें लैम्डा इज इक्वल टू 15 पे 0 हो गया। ये है आपका लासो। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपका सबसे पहले बेस्ट वेट आ रहा था 1.5, ठीक है, आपने ये यहाँ पे 5 करा, यहाँ पे 10 करा और यहाँ पे 15 करा। यहाँ पे आप गए, आपका जो बेस्ट वेट था शिफ्ट हो गया 0.7 पे, यहाँ पे हो गया 0.2, और जब आपने 15 करा तो वो 0 ही हो गया। सो दिस इज योर लासो रिग्रेशन का पूरा इंट्यूशन एज वेल। यहाँ पे आपका ये लैम्डा है जो कि पेनल्टी टर्म है। गॉट इट गाइस? अब हम लोग चलेंगे लासो रिग्रेशन से डिफरेंट रिग्रेशन पे, जिसको हम कहते हैं रिज रिग्रेशन। अब इसमें भी हमने क्या किया, हम लोगों ने अपने कॉस्ट फंक्शन में एक पेनल्टी टर्म ही ऐड करी, बट ये पेनल्टी टर्म जो ऐड करी एक डिफरेंट वे में करी। तो आइए देखते हैं कि हमने इसमें क्या किया। तो अब हम बात करेंगे रिज रिग्रेशन के बारे में। तो जैसा कि हमने जाना गाइस कि हमारे पास लासो रिग्रेशन में हमारा कॉस्ट फंक्शन होगा, एंड हम उसमें हमारी जो पेनल्टी टर्म ऐड करेंगे उसमें हम यूज़ करेंगे हमारा लैम्डा, समेशन एंड हमारे वेट्स। अब ये है हमारा लासो। रिज में हम बिल्कुल सेम चीज़ करेंगे गाइस, बट ये वाला पार्ट चेंज कर देंगे। तो अब आप रिज देखें एंड सी कितना सिमिलर है। हमारे पास ये होगा L प्लस वापस से लैम्डा, और ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा चेंज्ड, जो कि आ जाएगा समेशन विद WI²। तो बेसिकली क्या हो रहा है मेरे पास, मेरे यहाँ पे वेट्स का स्क्वेयर्ड सम लिया जाएगा, सम ऑफ स्क्वेयर्ड ऑफ वेट्स लिया जाएगा, एंड ये एक्ट करेगी एज अ पेनल्टी मेरे पास। दिस इज द ओनली डिफरेंस गाइज, बट इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि ये काम कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं एंड लेट्स ट्राई टू रिजॉल्व कि रिज रिग्रेशन हमारे को कैसे हेल्प करेगा हमारे डीप लर्निंग मॉडल में ओवरफिटिंग से बचाने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास रिज रिग्रेशन फीचर सिलेक्शन नहीं करेगा। जैसा कि हमारा लासो में एक स्पार्स सोल्यूशन बन सकता है, क्योंकि स्पार्स का मतलब क्या कि हमारे पास काफ़ी सारे जो कोएफिशिएंट्स हैं, अगर हमारे पास हाई डायमेंशनल डेटा है, मतलब मेरे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं मेरे डेटा में, और वो बहुत सारे कॉलम्स में से कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है, तो उसके कोएफिशिएंट्स को 0 कर देगा, राइट। हमारे पास रिज रिग्रेशन फीचर सिलेक्शन नहीं करेगा, बट ये हमारे को क्यों नहीं करेगा फीचर सिलेक्शन, क्योंकि ये भी हमारे कोएफिशिएंट्स को
कम ज़रूर करेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे कोफिशिएंट्स जो हैं, ये कोफिशिएंट्स मेरे कम ज़रूर हो रहे हैं रेगुलराइजेशन के साथ, और ज़ीरो भी पहुँच रहे हैं अगर मैंने लैम्डा ज़्यादा बढ़ा दिया, लेकिन मेरे यहाँ पे कोफिशिएंट्स कम ज़रूर होंगे बट विल नेवर रीच ज़ीरो। कभी ज़ीरो नहीं पहुंचेगा मेरा कोफिशिएंट जब मैं रिज रिग्रेशन यूज़ करूँ। अब एक बार ये देख लेते हैं कि दूसरी चीज़ जो हमारे पास रिज रिग्रेशन का कैसा, ये वाला ग्राफ कैसा दिखेगा। तो अगर मैं रिज रिग्रेशन का एक ग्राफ बनाना चाहूँ, तो सिमिलर ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ इसका, और यहाँ पे मैं सिमिलरली इसको ज़ीरो लेता हूँ, ओके, यही मेरा ज़ीरो पॉइंट है। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे लैम्डा बढ़ाऊँगा अपना, तो मेरे पास जो मेरे सॉल्यूशंस आएंगे वो कम ज़रूर होंगे, लेकिन वो कभी भी ज़ीरो नहीं पहुँचेंगे। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि आपका जो कोफिशिएंट है वो कम ज़रूर हो रहा है, वो ज़ीरो की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे भी कोफिशिएंट आपका, ये जो आपका कोफिशिएंट होगा ये आपका कम ज़रूर होगा, बट ये कभी ज़ीरो पे नहीं पहुँचेगा। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ योर रिज रिग्रेशन। यहाँ पे भी ये लैम्डा इज इक्वल टू 5 था, फिर लैम्डा इक्वल टू 10 था, फिर लैम्डा 15 था, एंड सो ऑन, लैम्डा 20 भी था। बट हमारे पास इस रिज रिग्रेशन के थ्रू हमारा रिजल्ट ज़ीरो नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास अगर आता कैसे, अगर हम इसको बात करें, तो यू विल बी एबल टू सी कि अगर मैं अपने नए कॉस्ट फंक्शन को ऐसे लिखूं कि मेरे पास ये है एल डैश, जो है मेरे पास एल है जो मेरा मीन स्क्वायर एरर है, प्लस लैम्डा, और अगर मैं यहाँ पे W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर प्लस W3 स्क्वायर की तरह करता हूँ। अगर मैं अब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, और जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करके मैं ऐसे लिखता हूँ गाइस, W न्यू इज इक्वल टू W ओल्ड माइनस ईटा इंटू द डिफरेंशियल डेल्टा L बाय डेल्टा W1, राइट। तो एक तरह से इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 1 न्यू इज इक्वल टू 1। ये होगा मेरे पास मेरा अपडेट करने का तरीका यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं L की जगह L डैश यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने पेनल्टी ऐड कर ली है। अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा गाइस, तो ये डिफरेंशिएशन इसकी क्या आएगी, इसकी आएगी डेल्टा L अपॉन क्या आएगा, डेल्टा W1, क्योंकि मैं इसको डेल्टा L डैश बाय डेल्टा W1 कर रहा हूँ, इसको मैं करूँगा, प्लस यहाँ पे बाकी सारा कुछ ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट होगा, और ये आ जाएगा 2 लैम्डा W1, राइट। हमारे W1 स्क्वायर लैम्डा का डिफरेंशियल आ जाएगा 2 लैम्डा W1। जब आप इस चीज़ को रीअरेंज करेंगे तो आपके पास एक ऐसा सा बन जाएगा कि आपका जो ये आउटपुट है, जो W1 वाली साइड है, इसके अंदर आपकी वो पेनल्टी टर्म ऐड हो जाएगी, एंड आपके पास आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि जैसे जैसे हम पेनल्टी बढ़ाएंगे तो हमारा कोएफिशिएंट जो है वो कम क्यों हो रहा है। तो आइए उसको भी एक बार देखते हैं, राइट। तो आइए एक बार इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर कर देखें एंड देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो हम जानते हैं हमारे पास डेल्टा L डैश बाय डेल्टा W1 है डेल्टा L बाय डेल्टा W1 प्लस, अब यहाँ पे वैसे जनरली हम लोग 1/2 भी कर देते हैं, तो इसको हम लोग एक बार लैम्डा की तरह ही ले लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है लैम्डा W1, ओके। वहाँ पे हमारे पास क्योंकि बाय 2 भी हो सकता है, बेसिकली इसको आप कुछ भी ले सकते हैं, ये आपका लैम्डा हो गया, राइट। तो ये आपका क्योंकि पेनल्टी टर्म है, बाकी साथ में एक प्रोडक्ट एडेड है, ओके। तो ये लैम्डा W1 हो गया। अब हम लोग इसको इसमें ऐड करेंगे, तो मेरे पास ये W1 न्यू क्या बन जाएगा गाइस, मेरे पास W1 न्यू बन गया W1 माइनस ईटा इंटू डेल्टा L बाय डेल्टा W1 प्लस लैम्डा W1, राइट। अब क्या होगा, अब आप देखेंगे
कि आपके पास ये बन जाएगा W1 माइनस ईटा डेल्टा LW1 माइनस ईटा डेल्टा LW डेल्टा बाई W1, जो कि सेम आपका ये है। जनरली जो आपका लॉस फंक्शन होता है वो क्या होता है, W1 न्यू इज इक्वल टू W1 माइनस ईटा डेल्टा L बाई डेल्टा W1। ये होता है जब हमारे पास कोई पेनल्टी टर्म एडेड नहीं होती। तो ये वाला पार्ट आ गया। अब ये रह गया है माइनस ईटा लैम्डा W1 माइनस ईटा लैम्डा W1, और ये है W1 न्यू। तो देखिए आप कितना सिंपल वे में मेरे पास मेरा आउटपुट आया। अब आप देखेंगे, आप यू विल बी एबल टू सी कि आपके पास आया W1 न्यू इज इक्वल टू W1 इंटू 1 माइनस ईटा इंटू लैम्डा, और यहाँ पे आया आपका माइनस ऑफ ईटा इंटू डेल्टा L बाई डेल्टा W1। तो बेसिकली आपने क्या किया, अब अगर देखा जाए, सी इट्स सो इंटरेस्टिंग गाइस, कितना अमेजिंग चीज़ है ये कि आपने, अगर आप पेनल्टी टर्म ना लगाते तो आपका जो वेट वन अपडेशन का फॉर्मूला होता वो क्या होता, मैंने स्टार्टिंग से जो ड्राइव करके दिखाया वो होता W1 न्यू इफ नो रिज। अगर कोई रिज ना लगाते तो क्या होता, W1 माइनस ऑफ ईटा इंटू डेल्टा L बाय डेल्टा W1, राइट। हमारा ये होता आउटपुट जब हम ना लगाते। अब हमने जब रिज लगाया तो क्या किया गया, हमने 1 माइनस ईटा जो कि लर्निंग रेट इंटू पेनल्टी। तो लर्निंग रेट मेरे पास लेट्स से 0.1 है। अगर मैं पेनल्टी को 10 कर दूं या पेनल्टी को 20 कर दूं तो मेरे पास ये जो मेरा वेट है ये मेरा रिड्यूस होगा 1 से। एक जो मेरे पास लर्निंग रेट है वो वेट 1 मेरा रिड्यूस हो जाएगा स्टार्टिंग से, एंड उसमें फिर मैं पेनल्टी ऐड करूंगा। तो मेरे पास क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे मेरे पास जो मेरा वेट 1 जो था, मैंने क्या किया, इस पे इसको मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, जो कि ये था, इसको मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, इस तरफ लेके जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं लैम्डा बढ़ा रहा हूँ मैं इसको इस तरफ लेकर जाता हूँ, राइट। तो दिस इज आवर डेरिवेशन ऑल्सो ऑफ कैसे हमारा जो रिज रिग्रेशन है वो हमारे वेट्स को कैसे ज़ीरो की तरफ लेके जा रहा है, बट वो ज़ीरो नहीं होने देता, राइट। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग योर रिज रिग्रेशन। रिज रिग्रेशन में हमारे पास WI का स्क्वायर लेके हम उसके समेशन लेते हैं और उसमें एक पेनल्टी टर्म लगाते हैं जो कि हमारा वापस से एक हाइपर पैरामीटर होता है गाइस, राइट। अब आइए चलते हैं हमारे थर्ड एंड फाइनल रेगुलराइजेशन मेथड पे, जो कि L1 और L2 से ही बना है, विच इज योर इलास्टिक नेट रेगुलराइजेशन। अभी जो इलास्टिक नेट रेगुलराइजेशन है गाइस, दिस इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू योर L1 एंड L2 रेगुलराइजेशन। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारा L1 एंड L2 दोनों यूज किए जा रहे हैं, बोथ ऑफ देम आर बीइंग यूज्ड एट द सेम टाइम। तो आइए बहुत सिंपली जान लेते हैं कि इस कॉस्ट फंक्शन में क्या हो रहा है। हमारे पास इस कॉस्ट फंक्शन में हमारे पास L तो है ही, जो कि मेरा मीन स्क्वेयर्ड एरर है, प्लस λ1 समेशन प्लस λ2 समेशन तो यहाँ पे बेसिकली हमने दोनों चीज़ें ले ली। हमारे पास यहाँ पे आ गया हमारा लासो, यहाँ पे आ गया हमारा रिज, और दोनों के डिफरेंट पेनल्टी टर्म्स। तो हम इसमें फीचर सिलेक्शन का फ़ायदा भी उठाएंगे और हम इसमें जैसे हमारा रिज काम करता है वो भी यूज़ करेंगे, जो कि कॉम्प्लेक्स पैटर्न समझने के लिए हमेशा बेटर रहेगा। कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझने के लिए बेटर रहेगा। ऑफ कोर्स ये आउटलायर्स के लिए ज़्यादा पेनल्टी ऐड कर देगा डेफिनेटली, बट
आपके पास दिस इज ऑल्सो गुड फॉर रेगुलराइजिंग वो ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जहाँ पे सारे आपके वेट्स जो हैं दे आर सिग्निफिकेंट एंड सबके थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए या रिज रिग्रेशन इज समथिंग विच वी जनरली प्रेफर। तो ये हो गया आपका इलास्टिक नेट रेगुलराइजेशन गाइस, वेरी सिंपल राइट। आइए एक बार समराइज कर लेते हैं हमने जो तीनों रेगुलराइजेशंस पढ़ी उनको, और जान लेते हैं उनकी की डिफरेंसेस। तो लेट्स रिविजिट जो हमने अभी पढ़ा टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स एंड एक बार इनको एक दूसरे से इंटरलिंक करने। सो गाइस अब एक बार इसको देखते हैं कि हमारे पास डीप लर्निंग में जब हम लोग कॉम्प्लेक्स डीप लर्निंग मॉडल्स प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास कुछ वेट्स आ जाते हैं, और वो कभी कभी क्या होगा कि हमारे जो वेट्स हैं वो जब हमारा मॉडल ओवर ट्रेन हो जाता है, जब ओवर फिट हो जाता है तो हमारे वेट्स की वैल्यू ज़्यादा आ जाती है। तो अब जब हमारे इन वेट्स की वैल्यू ज़्यादा आ जाती है, हमारे को इसको ओवर फिटिंग हटा के एक बेटर मॉडल की तरफ लेकर जाना होता है। इस टाइम पे हम यूज़ करते हैं रेगुलराइजेशन का। अब रेगुलराइजेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पेनल्टी टर्म ऐड करते हैं कॉस्ट फंक्शन में। तो जो भी हमारे पास हमारा लॉस फंक्शन है उसमें हम लोग एक पेनल्टी टर्म ऐड करते हैं। अब ये जो पेनल्टी टर्म है वो मेनली दो तरीकों की हो सकती है, एक L1 नॉर्म और एक L2 नॉर्म, एंड देन हमारे पास एक इलास्टिक नेट हो जाता है विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ L1 एंड L2 नॉर्म। ओके, ये बेसिकली बस कॉम्बिनेशन है इन दोनों का। सो दोनों के बेनिफिट्स को एक में क्लब करने की कोशिश की गई है। अब हमारे को इससे क्या याद रखना है गाइस कि जो हमारा L1 नॉर्म है इसमें हमारे पास हमारे फीचर सिलेक्शन हो जाती है, हमारे पास एक स्पार्स सोल्यूशन आता है। तो हमारे पास अगर कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं, कोई हाई डायमेंशनल डेटा पे हम काम कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ फीचर्स आर नॉट कोरिलेटेड विद द आउटपुट, तो वो उसको ज़ीरो कर देगा एंड ये वहाँ पे हमारी हेल्प करेगा, राइट। और इसके बाद अगर हम L2 नॉर्म की बात करें तो L2 नॉर्म में भी हमारे वेट्स तो कम ज़रूर होंगे जो कि इसमें भी हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो हमारे वेट्स ज़ीरो हो जाते हैं दैट विल नॉट हैपन इन L2 नॉर्म। L2 नॉर्म में वेट्स कम ज़रूर होंगे बट वो कभी भी ज़ीरो की तरफ नहीं पहुँचेंगे। तो अब L2 नॉर्म हमारे पास हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में काफ़ी हेल्प करता है, काफ़ी अच्छी तरीके से ओवरफिटिंग को मैनेज करता है, उसको रिजॉल्व करता है। और लेकिन ये आउटलायर्स को ऑफ कोर्स जब हमारे पास पेनल्टी टर्म ज़्यादा उसको दे देता है। तो दिस इज रिगार्डिंग योर L2 नॉर्म। तो अब हम इससे समझ चुके हैं कि हमारी रेगुलराइजेशन बेसिकली उसका पर्पस क्या है। हमारे पास कुछ रेगुलराइजेशन नॉर्म्स जो हैं उनने उनके बारे में डिस्कस किया एंड हर एक के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बात करी, राइट। अब हम चलते हैं हमारे फाइनल टॉपिक फॉर रेगुलराइजेशन में, जिससे हम लोग ओवरफिटिंग सॉल्व करते हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम डीप लर्निंग में ड्रॉप आउट के नाम से जानते हैं। तो आइए एक बार ड्रॉप आउट को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो ड्रॉप आउट क्या होता है गाइस? हमारे पास ड्रॉप आउट एक कॉन्सेप्ट है जिसमें लेट से मेरे पास यहां पे 5 न्यूरॉन्स हैं, मेरे पास हिडन लेयर 1 आई, इसमें मेरे पास 10 न्यूरॉन्स हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे पास 10 न्यूरॉन्स हैं, हिडन लेयर 2 में भी। एंड ऐसे मेरे पास कोई आउटपुट लेयर है। अब मैं ड्रॉप आउट में क्या करता हूँ गाइस, रैंडमली फॉर एवरी इटरेशन मैं कुछ न्यूरॉन्स, क्योंकि एक ये डेंस न्यूरल नेटवर्क है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो मेरे पास जो ओवरफिटिंग हो रही है उसको सॉल्व करने के लिए मैं हर इटरेशन पे रैंडमली एक परसेंटेज ऑफ न्यूरॉन्स को ऑफ कर देता हूँ, ताकि उससे ना कोई इनपुट्स आए ना उससे कोई आउटपुट्स जाए। उसमें ना कुछ इनपुट्स आए, तो अगर ये मैंने ऑफ कर दिया तो इसमें ना कुछ आएगा यहाँ पे आगे से और ना ही कुछ जाएगा। तो बेसिकली दिस इज लाइक अ डेड न्यूरॉन फॉर दैट इटरेशन। अब इससे क्या होगा गाइस, ये चीज़ मैं हर इटरेशन पे रैंडमली करूँगा और जो मेरे बाकी बचे हुए न्यूरॉन्स हैं उसको मैं 1/1 माइनस जो परसेंटेज मैंने ऑफ करी है, लेट से मैंने 20% अपने न्यूरॉन्स को ऑफ कर दिया फॉर हिडन लेयर 1, तो मैं अपने बाकी न्यूरॉन्स को 1/1 माइनस 0.2 से मल्टीप्लाई करूँगा
ताकि वेटेज ऑफ माय कंप्लीट लेयर उतनी ही रहे। ठीक है, तो दीज आर द 2 स्टेप्स, वेरी सिंपल। अब ये बात करते हैं कि हम ये ड्रॉप आउट करते क्यों हैं। तो अगर मैं रैंडमली इन 10 में से 2 न्यूरॉन्स बंद कर रहा हूँ फॉर एवरी इटरेशन, तो मैं ये क्यों करना चाहता हूँ। अगर मैं इसमें भी रैंडमली 2 कर रहा हूँ तो मैं क्यों करना चाहता हूँ। दिस इज बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरा न्यूरॉन किसी एक इनपुट से इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी ना ले ले कि वो उसी के थ्रू सारा का सारा अपना आउटपुट दे। व्हाट डू वी मीन बाय दिस, जैसा कि हमने अभी रेगुलराइजेशन में देखा कि हमारे कुछ जो वेट्स हैं, जो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं, वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हमारा न्यूरल नेटवर्क उसके थ्रू इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है कि वो उसके थ्रू जो सोल्यूशंस दे रहा है और वो ओवरफिटेड है। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि अब मेरा न्यूरॉन सोचेगा कि ठीक है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमको, बट इट इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी कि वो हमेशा आएगा या नहीं, क्योंकि वो कभी कभी तो आ ही नहीं रहा है उससे इनपुट, तो मुझे फिर भी एक सोल्यूशन तो देना है। तो मैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को लर्न करने की बजाय एक जनरलाइज सोल्यूशन क्रिएट कर देता हूँ। तो एक जनरलाइज सोल्यूशन क्रिएट करता है हमारा न्यूरल नेटवर्क थ्रू ड्रॉप आउट। तो बेसिकली टू रीट्रेट दिस, ड्रॉप आउट एक हमारा प्रोसीजर है अगेन टू सॉल्व योर ओवरफिटिंग प्रॉब्लम। अब ये ओवरफिटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉर एवरी इटरेशन हम रैंडमली X% न्यूरॉन्स ऑफ कर देते हैं, राइट। X% न्यूरॉन्स हम ऑफ कर देते हैं अपने न्यूरल नेटवर्क में, एंड हम बाकी बचे हुए न्यूरॉन्स को 1/1 - X% से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि उनका वेट इतना बढ़ जाए। सिमिलरली इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो मेरे न्यूरॉन्स हैं, जो मेरा न्यूरल नेटवर्क है, वो एक जेनेरिक इंफॉर्मेशन रीड करेगा, क्योंकि कोई भी मेरा इनपुट जो आ रहा है दैट इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी कि वो हमेशा आएगा या नहीं। मेरा न्यूरॉन सोचेगा कि यार पहले 2-3 बारी तो आया तो दैट वाज गुड, वी वर एबल टू ग्रैब अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट अगले 2 बारी आया ही नहीं उससे डेटा, देयर वॉज नथिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर न्यूरॉन, वहाँ से कोई इनपुट ही नहीं है। तो व्हाट वी विल डू, हम लोग जेनेरिक चीज़ें समझेंगे, हम बाकी चीज़ों को समझने की भी कोशिश करेंगे एंड उसका वेट कम कर देंगे, राइट। तो वो इस तरीके से हम लोग ड्रॉप आउट लगाते हैं स्पेसिफिकली न्यूरल नेटवर्क्स में फॉर एवरी लेयर विच वी हैव, फॉर एवरी लेयर विच वी वांट टू, ताकि हम अपना ओवरफिटिंग को सॉल्व कर सकें, राइट। सो दिस वाज रिगार्डिंग आवर रेगुलराइजेशन लेक्चर वेयर वी लर्नड अबाउट सम मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ हाउ हम रेगुलराइजेशन को यूज करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर L1, then we learnt about L2, then your elastic net which was L1 plus L2 and dropout, right. So these are the some of the main ways to resolve overfitting in your deep neural networks, in your neural networks, right guys. So now अब आप समझते हैं कि हमारे पास जब हम कोई भी डीप लर्निंग मॉडल क्रिएट कर रहे हों, हमारे उस मॉडल में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी ओवरफिटिंग की, और उसको हम रिजॉल्व करने के लिए मल्टीपल वेज ले सकते हैं, एंड हर एक के अपने अपने फीचर्स हैं। L1 हमारे को फीचर सिलेक्शन करके भी देगा क्योंकि वो कुछ कोएफिशिएंट्स को 0 कर देगा, L2 0 नहीं करेगा, कम ज़रूर करेगा, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन को हमारे पास काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में वो हेल्प करेगा, रेगुलराइजेशन के थ्रू ओवरफिटिंग रिजॉल्व करेगा, एंड देन हमारा L1 L2 दोनों का सोल्यूशन लेगा, एंड ड्रॉप आउट हम न्यूरॉन्स बीच में रैंडमली ऑफ करेंगे फॉर एवरी इटरेशन। सो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स जिसको हम यूज कर सकते हैं, हम लोग इसको आगे अपने केस स्टडीज में देखेंगे भी कि इसको कैसे यूज कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स में समझा हमारे डिफरेंट रेगुलराइजेशन टेक्निक्स के बारे में, जैसे कि लासो, रिज, इलास्टिक नेट जिसको हम लोग L1 L2 एंड L1 L2 के नाम से भी जानते हैं, एंड ड्रॉप आउट लेयर्स, हमने इनकी थ्योरी समझ ली और हमने जाना कि ये हमारे को कैसे हेल्प करते हैं ओवरफिटिंग को सॉल्व करने में एंड एक मॉडल को जनरलाइजेबल बनाने में। हमने देखा कि ये हमारे को कैसे कुछ फीचर सिलेक्शन में हेल्प करते हैं, कुछ हमारे को न्यूरॉन्स को
प्रोबेबिलिटी के थ्रू ड्रॉप करने में हेल्प करके हमारे मॉडल को एक्सेसिव वेट्स लर्न करने से रोकते हैं, और ये हमारे मॉडल को ऑफकोर्स एक जनरलाइजेबल मॉडल की तरफ लेकर जाता है। हम लोग अब इसको इम्प्लीमेंट कर देखेंगे कोड में। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम लोग डिफरेंट यूज़ केसेस करेंगे तो हम लोगों को उसके लिए कोड का पता होना ज़रूरी है, फेमिलियरिटी ज़रूरी होती है। इस पर्टिकुलर कोड रिव्यू का ऑब्जेक्टिव यही होगा कि हम लोग अपने ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड एक यूज़ केस के ऊपर अपनी रेगुलराइजेशन टेक्निक्स लगा सके, ताकि हम समझ सकें कि अगर हमारे को अपने न्यूरल नेटवर्क पे किसी पे भी रेगुलराइजेशन करनी है तो हम वो कैसे कर सकते हैं, चाहे वो L1 के थ्रू हो, L2 के थ्रू हो, या फिर वो ड्रॉप आउट हो, या कोई भी डिफरेंट मेथड हो। इसी चीज़ के लिए हम लोग आज केरास का भी आपको इंट्रोडक्शन देंगे, केरास एक डॉक्यूमेंटेशन की। यू मस्ट नो ऑफ दिस कि केरास की जो डॉक्यूमेंटेशन है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ देयर API रेफरेंसेस, वो बहुत ही डिटेल में आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताती है, एंड देयर इज़ नो शेम इन यूजिंग दैट। आप वहाँ पर उससे आप रेफरेंस लिया कीजिए, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ सिंटेक्स जिसको याद करना पॉसिबल नहीं है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू दैट। तो कभी भी आपको कुछ भी करना हो, चाहे आपको L1 यूज़ करना हो, L2 यूज़ करना हो, या आपको आगे जाके हम पढ़ेंगे वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स यूज़ करनी हो, तो जो उसका एग्जैक्ट नाम है, जो उसका एग्जैक्ट सिंटेक्स है, यू कैन गो टू द केरास डॉक्यूमेंटेशन एंड लुक फॉर द एग्जैक्ट थिंग। इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंटेशन, तो आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं, राइट। तो आइए लेट्स स्टार्ट विद दिस कोड एंड देखते हैं हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं डिफरेंट रेगुलराइजेशन टेक्निक्स। सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूजिंग केरास वाले में जो हम लोगों ने MNIST डेटा किया था यूज़ टू क्रिएट अ मल्टी क्लास क्लासिफायर, जिसमें हम लोगों को 0 से 9 तक प्रेडिक्शंस करनी थी ऑफ 100 डिजिट्स। उस यूज़ केस का हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्टली वी विल इम्पोर्ट द लाइब्रेरी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारी लाइब्रेरीज इम्पोर्ट हो चुकी हैं। अब हम लोग जाएंगे, MNIST का डेटा सेट लोड करेंगे, हम लोग अपना X-ट्रेन और Y-ट्रेन, X-टेस्ट और Y-टेस्ट बनाएंगे। ये हमने X-ट्रेन फुल, Y-ट्रेन फुल को लोड कर लिया है। नाउ विद दिस हम लोग अपने पास हमारा आगे जाके जो हम लोग X-ट्रेन, X वैलिडेशन एंड X-टेस्ट, और ऐसे ही Y-ट्रेन, Y वैलिडेशन, Y-टेस्ट बनाएंगे। इट्स द सेम डेटा सेट गाइस। हमारे पास हमारे 10,000 इमेजेस हैं, 28 बाई 28 पिक्सल्स की, 28 बाई 28 का एरे होगा बेसिकली। तो हमारे पास हमने ट्रेन टेस्ट वैलिडेशन बना लिया है। इन दी एंड वी हैव 55,000 ट्रेन, 10,000 टेस्ट, सॉरी हमारे पास, एंड 5,000 वैलिडेशन इमेजेस। तो हमारे पास 70,000 टोटल इमेजेस हैं, एंड उसमें से 55,000 ट्रेन में है, 10,000 टेस्ट में, एंड 5,000 वैलिडेशन में इन दी एंड। नाउ इसके बाद हम लोग व्यू कर लेते हैं। सेम तरीके से हम व्यू कर सकते हैं हमारे पास plt.image शो से, एंड हम लोग हीट मैप भी बनाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हमारे पास यूज़ केस है। एंड नाउ हमारे पास यहाँ पे वी हैव आवर क्रिएशन ऑफ द न्यूरल नेटवर्क। यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं अपना न्यूरल नेटवर्क। तो आपको याद होगा हम लोगों ने एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दिया था दैट देयर आर 2 मेथड्स जनरली थ्रू केरास, जिसके थ्रू हम लोग अपने न्यूरल नेटवर्क को डिफाइन कर सकते हैं। वन इज कि हम लोग लेयर्स को एज अ लिस्ट पास करें, एंड देन हम लोग tf.keras.models.sequential में लेयर्स को पास कर दें, एंड वी विल गेट आर न्यूरल नेटवर्क डिफाइंड, राइट। सिमिलरली हम लोग एक एक करके मॉडल इज इक्वल टू सीक्वेंशियल को डिफाइन करके इस मॉडल में ऐड करते रह सकते हैं अपने न्यूरल नेटवर्क लेयर्स को। से मॉडल डॉट ऐड फ्लैटन, फिर डेंस, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे हम लोग अगर कुछ करना चाहें तो बहुत सिंपली हम लोग ये कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे करते हैं इनपुट शेप 28,28 नेम इज इक्वल टू इनपुट लेयर। तो हमारे पास 28,28 मतलब 28 इंटू 28 को हमने फ्लैटन करके एक हमारे पास 700 समथिंग की वो इनपुट एरे आ जाएगा, एंड वो हमारे पास फिर डेंस लेयर में जाएगा 300 न्यूरॉन्स, एक्टिवेशन रेलू एंड कर्नल रेगुलराइजर, जिसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हमने बैच नॉर्मलाइजेशन लगा दी। इसी तरीके से हम बैच नॉर्मलाइजेशन लगा देते हैं, जैसा कि हमने बात किया। इसमें हम लोग इसके हाइपर पैरामीटर्स डाल सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वापस से डेंस लेयर 100 न्यूरॉन्स, पॉइंट टू ड्रॉप आउट, एंड ऐसे ही। अब हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन दिया है क्योंकि हमने बाकी लेक्चर्स में भी इसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क को डिफाइन किया है। आज हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे, मेथड 2 के ऊपर भी,
जो कि बहुत ही सिंपल है, एक्चुअली सिंपलर है। जैसे कि हमारे पास मॉडल इज इक्वल टू सीक्वेंशियल हम लोगों ने डिफाइन करा, मॉडल डॉट ऐड फ्लैटन, सेम तरीके से इनपुट 28,28 नेम इज इक्वल टू इनपुट लेयर। अब इसके बाद हमारे पास डेंस लेयर आएगा, डेंस लेयर में हमने यूनिट्स डाले 64, एक्टिवेशन रेलू, एंड यहाँ पे आया हमारा रेगुलराइजर, ये हमारे पास कर्नल रेगुलराइजर आया। अब अगर हमारे को यहाँ पे L1 डालना है या L2 डालना है या L1 L2 डालना है, हम इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं बहुत सिंपली। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है गाइस कि कर्नल रेगुलराइजर हमने यूज़ किया इज इक्वल टू रेगुलराइजर्स डॉट L2, यहाँ पे हमने L2 रेगुलराइजर यूज़ करके ये वाला हम लोगों ने पेनल्टी टर्म ऐड कर दी 10⁻⁻⁴, राइट। अब ऐसे ही हम लोगों ने अगली लेयर में एक ड्रॉप आउट लेयर ऐड करी, ड्रॉप आउट लेयर गाइस। अब यहाँ पे मॉडल डॉट ऐड ड्रॉप आउट 0.2 का मतलब है कि 20% चांस है एक न्यूरॉन का वहाँ पे ड्रॉप होने का। अगर हमारे पास, जैसा कि हमने डिस्कस किया था अपने थ्योरेटिकल लेक्चर में, कि हमारे पास अगर कुछ न्यूरॉन है तो हम जब ड्रॉप आउट करते हैं ताकि हमारा न्यूरल नेटवर्क ओवर फिट ना करे, तो एवरी इटरेशन कुछ न्यूरॉन्स ड्रॉप हो जाएंगे एंड उनके थ्रू ना इन्फॉर्मेशन आएगी ना आगे पास होगी। सो दोज आर बेसिकली डेड न्यूरॉन्स। तो हर इटरेशन में हर न्यूरॉन 20% चांस होगा उस लेयर का ड्रॉप होने का। नाउ जनरली हम लोग इस ड्रॉप आउट लेयर को 10, 20, 30% के आसपास ही रखते हैं। अगर हम इसको ज़्यादा लेकर जाएंगे तो फिर अंडरफिट की तरफ भी जा सकते हैं, राइट। तो इसको जनरली इट्स ए जनरल नॉर्म कि इसको 20-30% के पास रखते हैं, वी डोंट गो बियॉन्ड दैट जनरली। अब हमने इसके, ये हमारे पास ड्रॉप आउट लेयर हो गया एंड सिमिलरली हम इस तरीके से आगे चलते रहेंगे। अब अगर आपको ये सिंटेक्स देखना है तो वेरी सिंपली आप जाएंगे केरास की डॉक्यूमेंटेशन पे, आपके पास ये केरास API रेफरेंस है, यहाँ पे आपके पास मॉडल डॉट API जो हम लोग अभी सीक्वेंशियल क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं, लेयर्स API, अब हम लेयर्स API की तरफ जाते हैं और इसमें हमारे पास डिफरेंट तरीके के चीज़ें होंगी जिसके थ्रू हम लोग देख सकते, जिसको हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे, राइट। तो अभी हम लोग केरास API रेफरेंस पे गए थे, उसके बाद हम लोग डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम कोर लेयर्स पे गए थे, हमने डेंस लेयर पे गए एंड हमने देखा ये हमारे पास डेंस लेयर में होता है कर्नल रेगुलराइजर, राइट। कर्नल रेगुलराइजर जैसे आपके पास, ऐसे ही आप बायस रेगुलराइजर भी कर सकते हैं अगर आपको बायस को भी वो करना है, राइट। तो आपने यहाँ पे कर्नल रेगुलराइजर यूज़ करा, कर्नल रेगुलराइजर में आपने रेगुलराइजर्स डॉट L2 का यूज़ करा। तो अगर अब हमको देखना है कि इसका क्या तरीका होता है, तो रेगुलराइजेशन लेयर्स पे जाएंगे, रेगुलराइजेशन लेयर्स से हम लोग यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप आउट लेयर भी आ जाता है और हम देख सकते हैं कि ड्रॉप आउट को हमने कैसे इम्प्लीमेंट करा। यहाँ पे ड्रॉप आउट, फिर हमारे पास होता है रेट, नॉइज शेप, सीड एक्सेट्रा। तो हम आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंट हाइपर पैरामीटर्स होते हैं, बट जनरली हम ड्रॉप आउट में सिर्फ रेट को यूज़ करते हैं, राइट। तो अब हम लोग वापस आते हैं यहाँ पे एंड एक बार स्टार्टिंग से इसको समराइज़ करते हैं। हमने सबसे पहले इम्प्लीमेंट करा मॉडल इज इक्वल टू सीक्वेंशियल, जो कि हमारे पास न्यूरल नेटवर्क को हमने डिफाइन करा कि हम एक सीक्वेंशियल न्यूरल नेटवर्क डिफाइन करेंगे। सेकेंडली हमने मॉडल डॉट ऐड फ्लैटन करा, इनपुट शेप डाला 28,28, हमने फ्लैटन करा 28x28 का एक इनपुट शेप बनाया एंड देन हमने एक मॉडल डॉट ऐड डेंस यूनिट्स इक्वल टू 64, एक्टिवेशन इक्वल टू रेलू एंड कर्नल रेगुलराइजर में हमने रेगुलराइजर्स डॉट L2 और यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ एक अपना पेनल्टी टर्म डाल दिया। अब अगर मुझको इसको L1 करना होगा तो मुझे सिर्फ गाइस इतना ही करना, इतना ही डिफरेंस होगा, इतना ही डिफरेंस होगा अगर मुझको कर्नल रेगुलराइजर इसका L1 रेगुलराइजर करना है। तो अगर मैं यहाँ पे एक और ऐड कर दूँ तो बेसिकली लेट से मैंने यहाँ पे 16 न्यूरॉन्स का एक ऐड करा लेयर एंड यहाँ पे मैंने L1 रेगुलराइजर कर दिया, यहाँ पे मैंने L2 रहने दिया। दैट इज इट। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, हमने फर्स्ट लेयर डिफाइन करी डेंस लेयर, उसमें एक्टिवेशन रेलू, कर्नल रेगुलराइजर हमने L2 रखा 10⁻⁴ का, मॉडल डॉट ऐड ड्रॉप आउट इज इक्वल टू 0.2, एवरी इटरेशन 20% न्यूरॉन्स इस लेयर के ड्रॉप होने का चांस होगा।
सिमिलरली मैंने नेक्स्ट लेयर में 10% कर दिया ड्रॉप आउट, लेट्स से 10% कर दिया, एंड कर्नल रेगुलराइजर लिया, रेगुलराइजर L1 L2 लिया, L1 की पेनल्टी 10⁻⁵ एंड L2 की 10⁻⁴. सिमिलरली फिर मैंने वापस से ड्रॉप आउट ऐड करा, एंड उसके बाद वापस से मैंने नया लेयर बनाया विद यूनिट 16 एक्टिवेशन रेलू, कर्नल रेगुलराइजर वहाँ पे L1 यूज़ करा, एंड फाइनल ड्रॉप आउट लेयर 0.2, एंड देन आई हैव द फाइनल लेयर जो कि मेरी सॉफ्ट मैक्स लेयर है. ये मैंने अपना न्यूरल नेटवर्क डिफाइन कर लिया. अब मैं मॉडल डॉट समरी देखूंगा, एंड आई हैव माई समरी नाउ, राइट. सेम तरीके से हमारे पास वो न्यूरॉन्स आ गए, 784 इनपुट्स हुए 64, तो 784 इंटू 64 प्लस 64 करके मेरे पास सारा कुछ आता रहेगा. यहाँ पे आपको मैं एक बार शो कर देता हूँ कि हाउ डू वी गेट दीज पैरामीटर्स. 784 इंटू 64 प्लस 64, एंड हेयर वी गेट आर 50240, एंड सिमिलरली आपके पास तो आपके टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स आ जाएंगे. जब हम लोग बैच नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करेंगे तो हमारे पास कुछ नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स भी आएंगे, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे नहीं है क्योंकि हमने बैच नॉर्मलाइजेशन यूज़ नहीं किया. फिर बिल्कुल सेम तरीके से गाइस एज वी हैव डन बिफोर, लॉस फंक्शन, स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी, वी नो हाउ इट वर्क्स. फिर ऑप्टिमाइजर हमने यूज़ किया स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट. हम लोग ऐसे ही बहुत डिफरेंट ऑप्टिमाइजर्स को यूज़ करेंगे और जानेंगे अपने नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स में. देन हम मेट्रिक एक्यूरेसी डिफाइन करके हमने अपने मॉडल को कंपाइल कर लिया. पहले अपने मॉडल को डिफाइन करा, अब हमने मॉडल को कंपाइल कर दिया. अब हम लोग अपने मॉडल को फिट करेंगे. तो हमने 5 इपॉक्स के लिए इस वैलिडेशन सेट के लिए अपने मॉडल को चलाया, जस्ट टू सी कि हमारे पास ये मॉडल कैसे काम करता है. एंड वी कैन सी कि हमारा अभी फर्स्ट इपॉक चल रहा है, एंड हमारी एक्यूरेसी जो है 87% थी फर्स्ट इपॉक की फॉर वैलिडेशन एक्यूरेसी. लेट्स सी हमारे पास नेक्स्ट इपॉक के लिए क्या आती है. 90% एक्यूरेसी फॉर द सेकेंड इपॉक, 92.5% for the third epoch, 93% for the fourth epoch, and 95% for the fifth epoch, right. तो हमारे पास हमारा एक फाइनल मॉडल बन चुका है विच इज़ डूइंग वेल, और हमारे को ये हमने इसमें रेगुलराइजेशन टेक्निक्स भी ऐड करी. हमारे पास अब देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा वैलिडेशन एक्यूरेसी ज़्यादा जा रही है, हमारे एक्यूरेसी से थोड़ी सी ज़्यादा है, एंड यहाँ पे लॉस हमारे दोनों कम हो रहे हैं. अगर मैं यहाँ पे अपने लॉसेस को हटा दूँ तो दैट विल बी डिफरेंट, बिकॉज यहाँ पे आपके लॉस ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, बट इट्स द वन एंड द सेम थिंग. आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी है, दिस इज़ गोइंग टिल 87-88, एंड आपकी जो वैलिडेशन एक्यूरेसी है वो 94-95 तक भी टच कर रही है, राइट. तो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर लेक्चर में गाइस ये समझा कि हमारे पास कैसे हम लोग अपने एग्जिस्टिंग न्यूरल नेटवर्क्स में रेगुलराइजेशन टेक्निक्स लगा सकते हैं. हम अपने API रेफरेंसेस के थ्रू यहाँ पे डिफरेंट तरीक़ों के, जैसे यहाँ पे लेयर वेट रेगुलराइजर्स हैं जो हमने यूज़ करे, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्नल रेगुलराइजर है, तो हमारे पास रेगुलराइजर्स डॉट L1 L2, L1 का ये, L2 का दिस, एंड सो ऑन. हम लोग डिफरेंट तरीके की रेगुलराइजेशन टेक्निक्स कैसे लगा सकते हैं, राइट. L1 0.01 हमने ऐसे इसमें पास किया है, L2 भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, जो कि हमने अपने मॉडल में भी अभी यूज़ कर दिखाया, राइट. तो आप इस पर्टिकुलर API रेफरेंस को, इस डॉक्यूमेंटेशन को, यू कैन यूज़ इट टू योर एडवांटेज. तो आपके L1 L2 L1 L2 इन तरीके के रेगुलराइजर्स को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपने न्यूरल नेटवर्क्स में, और ओवरफिटिंग को सॉल्व कर सकते हैं. तो आई होप गाइज यू लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस लेक्चर. अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में, कि कैसे जब हम लोग वेट्स को इनिशियलाइज करते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे न्यूरल नेटवर्क्स पे, एंड हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट टेक्निक्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि हमारे पास हमारा मॉडल बेटर तरीके से लर्न कर सके. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड आई होप यू गाइज हैव अ गुड डे.